दोनों चमकदार तलवारों की लहरें हवा में एक पल के लिए टकराईं और फिर एक दूसरे को खत्म कर दिया। लेकिन जो तूफान उन्होंने छोड़ा उसने सबको उड़ा देने की धमकी दे दी। सोल हार्मनी स्टेज और जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट्स तक को लगा कि अभी उड़ ही जाएंगे। आसपास की जितनी भी आलीशान इमारतें थीं सब मिट्टी में मिल चुकी थीं। 50 किलोमीटर तक सिर्फ रेत ही रेत था। जैसे ही तूफान शांत हुआ और हवाएं रुकीं, लोगों ने देखा कि शंगवान फेक्शियोंग के पास 3 एल्डर खड़े थे। वो उसे उठाने में मदद कर रहे थे, युआन क्यूई से उसकी रिकवरी तेज कर रहे थे। लेकिन उनकी ठंडी निगाहें लगातार डैंकिंग शेन पर थीं, पूरी तरह सतर्क। डैंकिंग शेन मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, पूर्वी लैंड के 3 सबसे बड़े रक्षक, मेरे ख्याल से शंगवान क्लैन के सबसे ताकतवर वेनरेबल्स 3 क्लाउड सोर्ड्स। आपने मुझे देखकर बड़ी इज्जत बख्शी। मेरे मास्टर ने कई बार आपका जिक्र किया है, कहा करते थे कि आपकी ख्याति बराबर की है। आज देख ही लिया कि वो बिल्कुल सही कहते थे। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स ने वाकई अच्छा डिसाइपल चुना है। वो एल्डर्स उसे व्यंग्य से देखने लगे। आखिर वो दोनों बूढ़े आदमी वेस्टर्न लैंड के सिरमौर हैं जो सेंट्रल एरिया के हमले से 4 लैंड के अलायंस को बचाने के लिए साथ हैं। लेकिन आयरनी देखो, उनका डिसाइपल स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का पालतू बन बैठा। एल्डर्स ने ताना मारा और बाकियों की नज़रों में भी वही घृणा थी, चाहे उसने अपनी ताकत का कितना भी जबरदस्त प्रदर्शन क्यों न किया हो। डैंकिंग शेन ने बस हल्का सा सिर हिलाया और कहा, सीनियर्स एकदम सही कह रहे हैं। मैंने सच में अपने मास्टर्स को शर्मिंदा किया और इनविंसिबल स्वॉर्ड का पालतू बन गया। लेकिन इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, कौन कह सकता है कि हर क्लैन में कोई काला भेड़ नहीं होता। मैं तो सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर का डिसाइपल हूँ, लेकिन इस जगह का मालिक तो शंगवान क्लैन का बड़ा सक्सेसर है, फिर भी वही गंदगी में लिपटा है जिसमें मैं हूँ। क्या वो भी एक पालतू नहीं बन गया? हाँ। वो तीनों वेनरेबल्स गुस्से से लाल हो गए, जवाब देने को हुए ही थे। डैंकिंग शेन गद्दार है, लेकिन सिर्फ अपने एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन मास्टर्स का। वो उनका खून का नहीं है। हर ग्रुप में कोई न कोई शर्म का कारण होता है। लेकिन शंगवान फेयुन शंगवान क्लैन के दूसरे यंग मास्टर थे, जिनकी नसों में ईस्टर्न लैंड का सबसे शुद्ध खून बहता था, जिन्हें सब पूछते थे, जब ऐसा आदमी गद्दार बन सकता है तो तू मुझ पर उंगली उठा रहा है? एल्डर्स की जबान थम गई, अपमान से घुटन होने लगी। उन्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। खुद की छवि साफ नहीं थी और दूसरे को नीचा दिखाने निकल पड़े। क्या शर्म की बात है जब सामने वाला जवाब दे और हम कुछ कह भी न सकें। शंगवान क्लान के लोग डैंकिंग शेन की बातों से कांप उठे और शर्म से सिर झुका लिया। शंगवान फेशियोंग ने फिर से खून थूका, लेकिन इस बार वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। फिर भी उसने रेस्ट नहीं किया, बल्कि सीधे एल्डर्स का हाथ पकड़ लिया। हम धोखा खा गए हैं, हमें तुरंत भागना होगा वरना सब मारे जाएंगे। हम जानते हैं फेशियोंग, चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। एक वेनरेबल चिल्लाया। सभी लोग क्लैन हेड की रक्षा करते हुए पीछे हटे। हम दुश्मनों को रोकेंगे। जी सर। कुछ लोगों ने शंगवान फेशियोंग को पकड़ लिया और भागने लगे। डैंकिंग शेन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने हाथ हिलाया, पीछे जाओ उनके। उसके पीछे खड़े लोग प्यासे भेड़ियों की तरह गरज उठे, जी स्वॉर्ड किंग, हमारे क्लैन हेड को छूने की सोच भी मत। वो तीनों वेनरेबल्स आगे बढ़े, उनकी ताकतवर ऑरा ने पीछा कर रहे लोगों को जकड़ लिया। डैंकिंग शेन की आंखों में चमक आई और वो भी कूद पड़ा, अपनी पूरी ताकत छोड़ते हुए बोला, सीनियर्स, मैं भी साथ चलूंगा। तो फिर हम एग्जॉल्टेड्स की शर्म को खत्म कर ही देंगे। तीनों ने हाथ मिलाए और तलवार की ऊर्जा सीधे डैंकिंग शेन के सिर की तरफ फट पड़ी। डैंकिंग शेन भी शांत बैठने वाला नहीं था। ड्रैगन की दहाड़ों के साथ उसकी तलवार की लहर ने पूरा आसमान ढक लिया। चारों में भीषण लड़ाई छिड़ गई। हर वार जानलेवा, हर टक्कर से आसमान कांप उठा। हर टकराव के बाद आसपास की जगह जैसे मुड़ने लगी, लगता था अभी सब धसक जाएगा। कोई भी गार्ड पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो मंजर किसी नर्क से कम नहीं लग रहा था। डैंकिंग शेन के सोल हार्मनी और जेनेसिस स्टेज वाले एक्सपर्ट्स भी डर गए थे और लड़ाई के आसपास घूमते हुए शंगवान क्लैन के पीछे दौड़ने लगे। दुश्मन आ रहे हैं। 100 जेनेसिस स्टेज वाले यहीं रुके और उन्हें रोके, बाकी क्लैन हेड की रक्षा करते हुए निकल जाएं। एक बड़े क्लैंसमैन ने चिल्लाया जब उसने पीछा करते दुश्मनों को देखा। बाकी लोग सिर हिलाते हुए शंगवान फेशियोंग से अलग हो गए। पीछा कर रहे लोग 9 स्वॉर्ड किंग्स जैसे भयानक नहीं थे और शंगवान क्लैन के लोग सभी एलीट थे। उन्हें इनसे निपटने में कोई दिक्कत नहीं होनी थी। लेकिन जैसे जैसे वो पीछे हटते जा रहे थे, कुछ अजीब लगने लगा। एक पल उन्हें काली रात दिख रही थी और अगले ही पल वो फिर से उसी उजड़े हुए मैनर में लौट आए। ये कोई डिफेंसिव अरे नहीं था, बल्कि अंदर की तरफ बना जाल था जिसमें उन्हें फंसा दिया गया था। हम फंस चुके हैं, इसे तोड़ो ताकि निकल सकें। शंगवान फेशियोंग घबरा गया और तुरंत आदेश दिया। सैकड़ों लोगों ने अपनी पूरी ताकत से उस बैरियर पर हमला किया। चारों तरफ धमाके की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन बैरियर पर जरा भी असर नहीं दिखा। सब हैरान रह गए कि ये बैरियर कितना मजबूत है। पहले जिस बैरियर को पार करके अंदर आए थे, ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो तीनों वेनरेबल्स जो डैंकिंग शेन से लड़ रहे थे, इस बात को देखकर बेचैन हो उठे।
जैसे ही उन्हें लड़ाई में थोड़ा मौका मिला, उन्होंने भी एक जोरदार स्वॉर्ड वेव उस बैरियर की तरफ छोड़ी। धड़ाम। इस बार आवाज़ और ज़्यादा तेज थी और बैरियर पूरी तरह हिल गया, लेकिन बस उतना ही, कुछ ही पल में फिर से शांत हो गया। अब हैरान होने की बारी एल्डर्स की थी। ये क्या है? ये बैरियर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हुश! तभी एक रंगीन चमकदार स्वॉर्ड वेव आई और एक वेनरेबल के कंधे पर वार करके उसे खून थूकने पर मजबूर कर दिया। डैंकिंग शेन ने अपनी उंगलियां आराम से हिलाई और बोला, तुम लड़ाई कर रहे हो या कहीं और ध्यान दे रहे हो? वो तीनों दांत पीसकर रह गए। डैंकिंग शेन बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठीक वैसे ही जैसे शंगवान फेयून। सिर्फ एक पल की चूक हुई, लेकिन वो काफी थी डैंकिंग शेन जैसे फाइटर के लिए। एक्सपर्ट्स की लड़ाई में सब कुछ पल भर में खत्म हो सकता है, और डैंकिंग शेन जैसे फाइटर के सामने ये और भी सच है। अब वो तीनों पूरी तरह गंभीर हो चुके थे। डैंकिंग शेन के सामने अब वो जरा भी लापरवाह नहीं लग रहे थे। माफ करना फेक्शोंग, हमें ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग को संभालना है। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अब तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। तीनों ने अब बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और डैंकिंग शेन पर पूरा ध्यान लगाया। डैंकिंग शेन भी पूरी ताकत से भिड़ गया। शंगवान फेशोंग की टोली लगातार बैरियर पर वार करती रही, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो बैरियर किसी पहाड़ जैसा मजबूत था, 1 इंच भी नहीं हिला। इससे साफ हो गया कि वो इतने कमजोर हैं कि उसमें दरार तक नहीं डाल सकते। अब वो अंदर फंस चुके थे, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उन्हें बचना था तो कोई दूसरा तरीका निकालना होगा, और जल्दी। शांगवान फेक्शोंग पसीने में भीगा हुआ था, आंखें लाल हो चुकी थीं। हा, छोड़ दो ये कोशिशें। तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। उनकी इस भारी मुसीबत के वक्त खतरा और बढ़ गया जब सैकड़ों लोग अचानक प्रकट हो गए। उनके आगे एक नौजवान था जिसने उनकी सारी उम्मीदें काट दी। बाइली जिंगवे ने ताना मारा, शंगवान क्लैन हेड, अपनी ताकत बचा लो। मैंने राजधानी से 10 सबसे बेहतरीन 11th ग्रेड के एरे मास्टर्स को लाया था और आधा महीना और सेक्रेट स्टोन्स खर्च करके ये 11th ग्रेड का बाउंड हेवन एरे तैयार करवाया है। ये इतनी ताकतवर है कि 12th ग्रेड के बराबर लगती है। इसे तोड़ने के लिए कम से कम एक स्वॉर्ड किंग को 10 बार वार करना पड़ेगा, और तुम्हारे वेनरेबल्स अभी ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग से भिड़े हुए हैं, तो कोई मौका नहीं। मैं दावा करता हूं, अगर उन्होंने कोशिश भी की तो तीसरे वार के बाद ही उनकी सांसें थम जाएंगी। हा, तुम्हारे पास यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। बाइली जिंगवे जैसे नर्क का कोई जज एल्डर लग रहा था, जो शंगवान क्लान की किस्मत का फैसला सुना रहा था और उनके मन की आखिरी उम्मीद भी छीन रहा था। बैली जिंगवे, शांगवान फेशियोंग की आंखें कांप उठीं, जैसे कोई पागल जानवर हो गया हो, नफरत से भरा हुआ, गालियां देता हुआ चीखने लगा। जैसे ही उसने डैंचिंग शेन और 3 बुजुर्गों से लेकर अपने कबीले वालों की ओर देखा, उसका सारा हौसला टूट गया। सामने था बैली जिंगवे और उसके सैकड़ों गार्ड्स। वो दुश्मन से पहले ही जूझ रहा था और अब संख्या में भी कम पड़ गया था। उसे साफ दिख रहा था, हार तय है, एक ही रास्ता बचा है। शांगवान फेशियोंग की आंखों में चमक आई और उसने अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए दहाड़ मारी, उसका सिर काटो। बैली जिंगवे को पकड़ लो, शायद बचने का रास्ता मिल जाए। हुआ। कबीले के लोगों का जोश बढ़ गया और वो अपने क्लैन हेड के पीछे पीछे युद्ध में कूद पड़े। सरसराहट की आवाज़। जैसे जैसे शांगवान कबीले वाले आगे बढ़े, उनमें वीरता भर गई। मगर दूसरी ओर बैली जिंगवे पूरी तरह शांत बैठा था। उसके आसपास थे जेनेसिस स्टेज वाले गार्ड्स। उसने तो जैसे उनकी ओर देखा तक नहीं। हा, उसका सिर काटोगे? बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन कर पाओगे क्या? बैली जिंगवे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसमें कोई डर नहीं था, बस एक शाही अंदाज में कंधे उचकाकर बोला, हमला करो। जी सर। उसके गार्ड्स दौड़ पड़े हमला करने, मगर 30 को वहीं पीछे छोड़ दिया। दोनों सेनाएं पूरी ताकत से गरज रही थीं, चीख रही थीं, जैसे अपनी ही डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हों, जैसे खुद को हिम्मत दे रहे हों। किसी के लिए जिंदा रहने की जंग थी, किसी के लिए आदेश का पालन। इस बैरियर के अंदर पूरा बैटलफील्ड 3 हिस्सों में बांट गया था। डैंचिंग शेन बनाम शांगवान कबीले के 3 वयोवृद्ध, फिर शांगवान कबीले के 100 एक्सपर्ट्स पीछा कर रहे दुश्मनों से भिड़ रहे थे, और तीसरा खुद शांगवान फेशियोंग अपने लोगों को लेकर बैली जिंगवे की ओर बढ़ रहा था, उसके गार्ड्स को पार करते हुए। हर जगह एक ही मंजर था, खून से सनी जमीन, मौत की चीखें और तबाही। शांगवान कबीले की सेना 3 हिस्सों में बंट चुकी थी, और ये युद्ध में सबसे खराब स्थिति होती है। ये सब बैली जिंगवे की योजना का ही नतीजा था, क्योंकि असली खतरा तब आता है जब दुश्मन 3 तरफ से घेर ले। उनकी आखिरी उम्मीद शांगवान फेशियोंग ही था। अगर वो बैली जिंगवे को पकड़ लेता तो शायद कोई रास्ता निकल आता, मगर वो उम्मीद बस एक सपना ही थी, क्योंकि सामने वाले गार्ड संख्या और ताकत दोनों में भारी थे, और अगर वो किसी तरह बैली जिंगवे तक पहुंच भी जाते तब भी 30 गार्ड्स उसका बचाव कर रहे थे। किसी भी तरह से सोचो तो सब व्यर्थ ही लगता था, मगर इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जहां कोई रास्ता नहीं होता वहीं से निकलने की कोशिश करता है। बस यही सोचकर शांगवान कबीला लड़ रहा था। पक! किसी ने अचानक से बैली जिंगवे के सामने एक शाही कुर्सी और नाश्ते वाली नक्काशीदार मेज रख दी, साथ में चाय भी।
बैली जिंगवेई चुपचाप बैठ गया, चाय की चुस्की लेते हुए उस खूनी नाटक को लाइव देखता रहा। चीखें, कराह सब उसके कानों तक जा रही थीं, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। शांगवान कबीले के ताकतवर लोग यूं मिटा दिए गए और ईस्टर्न लैंड में उनका जो भी दबदबा था अब खतरे में है। ईस्टर्न लैंड की हालत अब गई समझो। बैली जिंगवेई की भौहें तन गईं। उसने बैटलफील्ड को गौर से देखा, पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यह अजीब सा एहसास कहाँ से आ रहा है और क्यों? सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है, फिर भी लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है। उसका चेहरा बाहर से शांत दिख रहा था, मगर अंदर कुछ उथल पुथल मची थी और वो खुद नहीं जानता था कि क्यों। इतने लंबे चालबाज करियर में ऐसा पहली बार हो रहा था। जेड फॉल्स के पास सोल हार्मनी स्टेज के 10 गार्ड्स रात की गश्त पर थे। जब उन्होंने युद्ध की आवाज़ें सुनी तो वो खुश हो गए, सोचने लगे कि रात की ड्यूटी ने जान बचा दी। मगर कभी कभी खतरा खुद चलकर आ जाता है। फर्राटे की आवाज़। कुछ काला सा उनके सामने आकर गिरा। सब चौंक गए। कौन है? मैं हूं। जोर से सांस लेते हुए जुओ फान चांदनी में अपना चेहरा दिखाया। सब चौंक गए। ग्रैंडमास्टर गु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लोग कम पड़ गए हैं। मैं स्वॉर्ड किंग का आदेश लेकर आया हूँ। जुओ फान ने गहरी सांस लेते हुए युद्ध की ओर इशारा किया और नफरत से कहा, सुन पा रहे हो? दुश्मन उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकले। सर स्वॉर्ड किंग ने कहा है कि तुम सब तुरंत मदद करो। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ने लगी, जल्दी से उन्हें रवाना करने की कोशिश में। गार्ड्स अभी भी शक में थे। इतने सारे जेनेसिस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, फिर हमारे जैसे सोल हार्मनी वाले क्या कर लेंगे? इसीलिए तो मैं आया हूं, गुप्त आदेश लेकर। जुओफान और भी घबरा गया। दुश्मन की ताकत देखते हुए स्वॉर्ड किंग कम से कम नुकसान चाहता है, चालाकी से सब संभालना चाहता है। क्या तुम डर रहे हो? फिर भी गार्ड्स के मन में शक बना रहा। महल में अभी भी बहुत लोग हैं, फिर एक नया अल्केमिस्ट आकर आदेश क्यों देगा? मगर जुओफान के घबराए चेहरे और रेडियंट स्टेज की कल्टीवेशन को देखकर उनका शक थोड़ा कम हो गया। उन्हें लगा कि ये लड़का बस एक संदेशवाहक ही है। अगर वो स्वॉर्ड किंग की योजना बिगाड़ देंगे तो चलो पहले सुन ही लेते हैं क्या कह रहा है। वो 10 गार्ड्स जुओफान के पास आ गए। हाँ, जल्दी आओ, कोई और सुन न ले लॉर्ड का सीक्रेट आदेश। जुओफान बार बार उन्हें पास बुला रहा था, लेकिन उसके होठों पर एक शातिर सी मुस्कान आ गई। जैसे ही वो 10 गार्ड्स पास आए और आदेश सुनने लगे, उन्हें एक अजीब डरावनी आवाज़ सुनाई दी। स्वॉर्ड किंग का आदेश है कि तुम सब मर जाओ। फर्राटे की आवाज़। एक काले साए ने उनके चारों ओर एक चक्कर लगाया। वो लोग हैरान थे जब उन्होंने देखा कि उनके शरीर एक झटके में झूल गए। सब पीछे गिर पड़े, लेकिन उनके पैर अब भी वहीं खड़े थे। जुओफान की काली तलवार इतनी तेज थी कि किसी को दिखी भी नहीं और वो वहां से चलता बना। पीछे बस पैरों के जोड़े खड़े रह गए, जैसे वक्त में जम गए हों। अब मैं वर्ल्ड विंड टनल को चुपचाप सील कर सकता हूं, बिना किसी को खबर हुए। झरनों के उस अद्भुत दृश्य को देखते हुए जुओफान की आंखों में जीत की चमक थी। छान। एक लाल चमकती तलवार फिर से जुओफान की जान लेने आई। जुओफान चौंक गया। हे भगवान, वो शांगवान फेयून जानता था कि शांगवान कबीला सोरिंग सोर्ड के पीछे है, फिर भी उसने तलवार को हिलाया तक नहीं। क्या उसे इतना भरोसा था कि कोई छू भी नहीं पाएगा? या फिर वो बैली जिंगवेई की योजना पर इतना भरोसा करता है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं समझी? उसने सिर हिलाया, लंबी सांस ली और उसकी दाईं आंख में 7 सुनहरे छल्ले चमक उठे। वो खतरनाक तलवार हवा में ही कांपने लगी, जैसे डर गई हो। जुओफान मुस्कुराया, मैं तेरे लिए नहीं आया हूं, लेकिन अगर तू बीच में टांग अड़ाएगी तो झंझट बढ़ेगा। पहले तुझे ही निपटा देता हूं। 6th ग्रेड सेक्रेड वेपन, सोरिंग सोर्ड। उसकी डरावनी आवाज के साथ ही जमीन और हवा कांप उठी और चारों ओर की जगह उस तलवार की ओर खींचने लगी। इतना जबरदस्त दबाव पड़ा कि वो घमंडी तलवार डर के मारे पीछे अपने अड्डे में भाग गई, झरने के पीछे। कमाल है, उसे कैसे पता चला? ये तो कोई मामूली जानवर जैसी चीज थी, फिर भी कैसे? सोरिंग स्वॉर्ड का कोर उस वक्त टूट गया, उसकी लाल धार और चमक खत्म हो गई। मगर जुओफान वहीं नहीं रुका। कौन जाने वो तलवार फिर क्या करे? डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का 7वां चरण, वॉइड सील। जुओफान की दाईं आंख में फिर से 7 सुनहरे छल्ले चमक उठे। चारों ओर की जगह धीरे धीरे जमने लगी, दबाव बढ़ता गया और सोरिंग सोर्ड पर केंद्रित हो गया। तलवार फिर से वहीं अटक गई, कांपती रही जैसे मिन्नतें कर रही हो। मगर जुओफान ने कोई रहम नहीं दिखाया और ज्यादा दबाव डाला। तलवार हिलना बंद कर गई और जमीन पर गिर पड़ी। एक 6th ग्रेड सेक्रेड वेपन, ईस्टर्न लैंड की डिवाइन तलवार, उसकी आत्मा और उसकी शक्ति खत्म। जुओफान धीरे धीरे डिवाइन स्वॉर्ड के पास गया और उसे उठाकर मुस्कुराते हुए उसकी लाल तलवार को हल्के से छूने लगा, फिर उसे अपनी रिंग में रख लिया। अब वो डिवाइन स्वॉर्ड अंदर से मर चुकी थी, उसमें सेक्रेड वेपन की ताकत नहीं बची थी। जुओफान ने बस एक नज़र डाली और डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 7th स्टेज की वॉइड सील इस्तेमाल कर दी, जिससे स्वॉर्ड स्पिरिट एक अलग स्पेस पॉकेट में हमेशा के लिए सील हो गई। हेवनली सॉवरिन की 12 स्टेजेस की टेक्निक में ये उन थोड़े से स्किल्स में से एक थी जो किसी को ट्रैप कर सकती थी, और वो भी हमेशा के लिए।
जुओ फान का मानना था कि पांचों ग्रेट सेक्रेट बीस्ट्स इसी स्किल का शिकार हुए थे और मॉर्टल डोमेन में बहुत पीड़ा झेल रहे थे। उसकी खुद की डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 7th स्टेज बस अभी पूरी हुई थी। स्पिरिचुअल बीस्ट्स को सील करना ही मुश्किल था, तो सेक्रेट बीस्ट्स की तो बात ही अलग थी। इसीलिए एक अनजान सी स्वॉर्ड स्पिरिट को सील करना उसके लिए आसान था। उसका मानना था कि हेवनली सॉवरेन की कल्टिवेशन तक पहुंचकर ही वो असली ओमनीपोटेंस पा सकेगा। जुओ फान को अब इसका बेसब्री से इंतजार था। जितना वो डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को समझता जा रहा था, उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि हेवनली सॉवरेन की कोई सीमा नहीं है। इतनी पावरफुल स्किल को तैयार करने में शायद लाखों साल लगे होंगे और वो तो बस एक नकलची जूनियर था। उसकी बराबरी कैसे करता? जुओ फान ने गहरी सांस ली और इस डिप्रेसिंग सोच पर लंबी आह भरी। अगर उसे इस जानलेवा हालत से बाहर निकलना है तो कुछ रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना ये अकेलापन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये अकेलापन भी तो अब बस हाल ही में महसूस होने लगा था। जुओ फान ने सिर झटका, इन सारे बुरे ख्यालों को निकालकर एक बार फिर आत्मविश्वास के साथ ऊपर देखा और झरनों की तरफ बढ़ा। पानी के गिरने की तेज आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे हर कदम पर कोई धमाका हो रहा हो। लेकिन इस प्राकृतिक चमत्कार की सारी भव्यता जुओ फान के लिए अब फीकी लग रही थी। उसकी नजरें चांद और तारों पर थीं, दिशा खोजते हुए। बिग डिपर यानी कि जुओ फान की आंखें चमकी जब उसने 7 तारे देखे जो आकाश में एक साफ पैटर्न में चमक रहे थे। उसने जमीन पर उनके ठीक नीचे की जगह को ढूंढा और झट हाथ घुमाया। सेक्रेट स्टोन जमीन में जा धंसे। कुछ ही मिनटों में जुओ फान ने गहरी सांस ली। मुश्किल काम पूरा हो चुका था। अब कुछ गड़बड़ भी हो जाए और अगर कोई कुछ समझ भी जाए तो भी भाग निकलने का रास्ता तैयार है। हा हा हा। मॉर्टल डोमेन में वैसे भी कौन जानता है स्टार एरेस के बारे में। हा हा हा। अब जुओ फान का चेहरा फिर से गंभीर हो गया और उसने पानी की ओर देखा। अब बारी है इस जगह को सील करने की। जुओ फान चांदनी के नीचे हवा में मंडराता रहा और सेक्रेट स्टोन्स को बारिश की तरह नीचे गिराता रहा। अगले कुछ घंटों में पूरे मैनर का माहौल ही बदल गया। जमीन पर खून और चीखों के बीच लोग पागलों की तरह लड़ते रहे। उन्हें अब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, बस लाल ही लाल। इसके ठीक उलट जेट फॉल्स एकदम शांत था। सारे गार्ड्स को शांगवान क्लैन से लड़ने भेज दिया गया था, यहां बस 10 ही रह गए थे। लेकिन जुओ फान जैसे आदमी के लिए ये कोई चुनौती नहीं थी। वो तो चाहता ही यही था, माइनस एकदम शांति, ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। और सेक्रेट स्टोन्स तो जैसे कोई दुकानदार सेल में खरीद रहा हो ऐसे बरसा रहा था। वहीं एक अंधेरे कमरे में शांगवान फ्यून एकदम शांति से बैठा था, बेवकूफ़ों की तरह इंतजार करता हुआ। उसके लोग जो एम्बुश में शामिल थे अब बोर हो चुके थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इतनी देर हो गई लेकिन कोई भी इस जगह क्यों नहीं आया? अगर वो नहीं आए तो मैं ही लड़ने निकल पड़ूंगा। कहीं शांगवान युलिन की दी हुई जानकारी झूठ तो नहीं थी? यंग सांझी टिल्ड। एक प्यारी सी आवाज़ पानी के बगीचे में गूंज उठी, जिसमें ईगरनेस और चिंता दोनों थी। वो कोशिश कर रही थी कि उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज न हो, लेकिन दिल की बेचैनी छिप भी नहीं रही थी। जुओ फान का शरीर हल्का सा कांप गया। उसके हाथ वहीं थम गए। मन थोड़ा सा डगमगा गया। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो लगा शांगवान क्लैन ने बच्चों को कहीं और भेज दिया होगा। उसने चेहरा फिर से सामान्य किया और इस बार तो और भी ठंडा लग रहा था। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम्हें आज़ादी से इतनी नफरत है तो नरक का रास्ता खुला है। मरना चाहती हो तो कौन रोकेगा? क्या ही सिरदर्द लड़की है। यंग सांझी टिल्ड। उसकी आवाज़ अब झरने के ठीक पास पहुंच चुकी थी। उसके पीछे एक आदमी था। कजिन, धीरे बोलो, नहीं तो गार्ड सुन लेंगे। पता है कजिन। शांगवान किंग्यान बहुत टेंस थी, फिर भी आवाज़ लगाती रही, यंग सांझी, यंग। तभी उसकी नज़र हवा में उड़ते हुए जुओ फान पर पड़ी, जो सेक्रेट स्टोन से कोई एरे बना रहा था। ये देखकर वो दंग रह गई। शांगवान युलिन भी चौंक गया। उसे तो पता था कि जुओ फान मैनर में है, लेकिन ये क्या कर रहा है? जुओ फान ने उन्हें बस एक नज़र देखा और फिर अपने काम में लग गया। उनके लिए एक पल भी रुकने की जरूरत नहीं समझी। ससस सरगू, शांगवान किंग्यान हकलाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इंपीरियल कैपिटल में बेली जिंगवेई के साथ होना चाहिए था ना? जुओ फान ने कोई जवाब नहीं दिया। अबे लड़के, मेरी कजिन तुझसे कुछ पूछ रही है। तू यहाँ कर क्या रहा है? शांगवान युलिन को जैसे मौका मिल गया। उसने इस केओस का पूरा फायदा उठाने की ठान ली थी। उसके हिसाब से जुओ फान भी अब एक गद्दार बन चुका था। उसे देखकर तो लग ही रहा था कि उसने भी बेच दिया शांगवान क्लैन को। जब इतना बड़ा यंग मास्टर भी गिर गया तो ये गवार भला क्या टिकता? उसे तो पूरा यकीन था कि जुओ फान उससे ज्यादा ईमानदार हो ही नहीं सकता। वो तो खुद बहुत पढ़ा लिखा और समझदार है। उसके अंदर का यंग मास्टर अब भी मरने का नाम नहीं ले रहा था। जुओ फान ने हंसते हुए ताना मारा, कजिन, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे क्या पता होगा? शांगवान युलिन थोड़ा घबरा गया। क्या इसे सब पता चल गया? क्या बेली जिंगवेई ने इसे बता दिया? प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही किसी को सब कुछ बता देगा। मैं भले ही जासूस हूं, लेकिन एक हिडन एसपी हूं। इतना लापरवाह थोड़ी न होगा वो।
जुओ फान ने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर हंसी उड़ाते हुए, लेकिन हाथ अपने काम में लगे ही रहे। हा, कजिन, तुम तो इतने गिरे हुए हो कि तुम्हारा मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। डिजनरेट डीमन का खिताब तो जैसे तुम्हारे लिए ही बना हो। क्या? तुझे ये बात कैसे पता चली? शांगवान यूलिन डर गया। ये तो बस वही आदमी जानता था। जुओ फान ने फिर शांगवान किंग्यान की ओर देखा। अगर अपनी जान प्यारी है तो निकल लो, लेकिन अगर सच जानना चाहते हो तो रुक सकती हो, बस तुम्हारी जान भी यहीं रुक जाएगी। क्या हो रहा है? ये क्या कह रहे हो तुम? शांगवान किंग्यान कांपने लगी। वो जुओ फान की मुस्कान में एक डरावनी ठंडक देख रही थी। उसका मासूम सा रवैया कहीं गायब हो चुका था और उसकी आंखें अब एकदम गंभीर हो गई थीं। ऐसी आंखें उसने पहले कभी नहीं देखी थीं, लेकिन एल्डर्स ने जरूर चेतावनी दी थी कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये लोग जहर जैसे होते हैं, उनकी असलियत कभी पता नहीं चलती और एक झलक में ही मौत का डर होता है। जुओ फान भी अब वैसा ही लग रहा था, माइनस रहस्यों से भरा हुआ। शांगवान यूलिन का चेहरा डर और गुस्से से भरा हुआ था। कजिन, ये सब क्या चल रहा है? मुझे क्या पता, इस पागल की बातों पर ध्यान मत दो। शांगवान यूलिन बगलें झांकने लगा, फिर जुओ फान की तरफ खतरनाक नजरों से देखने लगा। इसे तो अब चुप कराना ही पड़ेगा, नहीं तो इसने सारी पोल खोल दी तो मेरा ईस्टर्न लैंड्स लौटना मुश्किल हो जाएगा। शांगवान यूलिन ने सीधा जुओ फान की तरफ उड़ान भरी, उसे हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से, और मन में यह ठान चुका था कि जितनी भी बर्बादी हुई है उसका सारा इल्जाम इसी पर डाल देगा। गु यीफान, तूने शांगवान क्लैन से गद्दारी की, इसलिए तू वापस आया है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कजिन, रुको, अभी कुछ पता नहीं। शांगवान किंग्यान चिल्लाई, लेकिन शांगवान यूलिन किसी की सुनने वाला नहीं था। अब वो सीधे जुओ फान के ऊपर था। सोल हार्मनी स्टेज की पूरी ताकत से उसकी खोपड़ी पर हमला करने वाला था। शांगवान किंग्यान बस कांपती रही और चिंतित होकर देखने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दिया। एक मामूली 8th लेयर इथीरियल स्टेज से भला सोल हार्मनी एक्सपर्ट को कौन रोक सकता है? जुओ फान तो अब बस मरने ही वाला था और शांगवान किंग्यान रोने लगी। कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस चीखी, नहीं कजिन, मिस्टर गु, संभल जाओ। लेकिन जुओ फान के हाथ रुके नहीं। हेरे सेट करते वक्त भी उसके हाथ स्टेडी रहे। मौत उसके सिर पर थी, लेकिन उसका मन एकदम शांत। शांगवान यूलिन का चेहरा ट्विस्टेड हो चुका था और उसकी मुट्ठियां जमीन पर गिरने ही वाली थीं। उसने धीमे से कहा, तुझे मारने का मन तो बहुत पहले से था, आज मौका मिला है तो अब मर जा। जुओ फान ने बिना देखे कहा, जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो, कहा था ना, परेशान मत कर। धड़ाम, शांगवान यूलिन जमीन पर जा गिरा। धूल का गुबार उठा और फिर धीरे धीरे छट गया। शांगवान किंग्यान ने देखा, शांगवान यूलिन आधा मील लंबी गहराई में पड़ा था। उसका सीना धंसा हुआ था और मुंह से खून बह रहा था। वो ऊपर हवा में उड़ते हुए जुओ फान को डर के मारे घूर रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। जुओ फान ने अपना दायां हाथ नीचे किया और उसे ऐसे साफ किया जैसे कोई गंदगी पूंछ रहा हो। शांगवान किंग्यान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। एक रेडियंट स्टेज का आदमी सोल हार्मनी एक्सपर्ट को एक झटके में कुचल दे। मिस्टर गु, आखिर तुम हो क्या? शांगवान किंग्यान पूरी तरह चौंकी हुई थी। उसके मासूम से चेहरे पर अब सिर्फ एक ही भाव था, उलझन। जुओ फान धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतरा। उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी, जैसे शांगवान यूलिन की मुरझाई मरती हुई हालत या शांगवान छिंगेन की ठिठकी हुई आंखें उसके लिए कोई मायने ही न रखती हों। उसकी ठंडी नजरें सिर्फ सामने बहते झरनों पर टिकी थीं। हाथ हवा में उठे हुए थे, जैसे कोई बड़ा एरे चालू करने जा रहा हो। शांगवान छिंगेन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उस आदमी को देखकर जो कभी उसका जाना पहचाना गु यीफान था। ये तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान आदमी हो, बिल्कुल ही अलग। न जाने क्यों इस गु यीफान में एक अजीब सी डेविल जैसी कशिश थी जो उसे नजरें हटाने नहीं दे रही थी। उसकी पागल कर देने वाली शक्ति तो थी ही, लेकिन उसके अंदर जो रहस्यमयी सन्नाटा था वो और भी ज्यादा असर डाल रहा था। गु साहब। जुओ फान गेस्चर शुरू ही करने वाला था कि छिंगेन अचानक बोल पड़ी, यंग सांजी कहीं चला गया है। लगता है वो आपको ढूंढते मनोर तक आ गया। हमें उसे ढूंढना चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि। जुओ फान का हाथ वहीं रुक गया। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या इसी वजह से तुम यहां दौड़ आई? मतलब तुम सीधा मौत के मुंह में सिर्फ उस बच्चे के लिए कूदी? गड्ढे में पड़ा जख्मी शांगवान यूलिन ये सुनते ही उसका चेहरा फड़क उठा। ठीक है, तो मैं भी बिना वजह यहां आ गया और आधा मरा पड़ा हूं, लेकिन मुझे इस बात का दर्द है कि तू अब भी उस बच्चे की ही सोच रही है। मेरी हालत की तो तुझे परवाह भी नहीं। असल खतरे में तो मैं हूं। उसका सारा गुस्सा, कुंठा, तकलीफ सब गले में फंसकर रह गया। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन जुओ फान और छिंगेन के पास तो उसे देखने तक का वक्त नहीं था। उनके लिए तो जैसे वो पहले ही मर चुका हो, और इससे उसके अंदर की नफरत और भी गहरी होती गई। यंग सांजी अभी बच्चा है और ऐसे जगह पर भाग आना बहुत खतरनाक है। शांगवान छिंगेन ने सख्ती से कहा, गु साहब, आप जो चाहे कीजिए, लेकिन पहले उसे ढूंढिए और देखिए कि वो सुरक्षित है या नहीं।
झुओ फान ने उसकी दृढ़ आंखों में देखा, एक पल को ठिठका, फिर मुड़ा और बोला, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो यहाँ नहीं है। मैंने ही उसे कहा था कि तुम्हें छोड़कर किसी और जगह मुझसे मिले। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ उससे मिलने। शांगुआन छिंगेन चौंक गई। शांगुआन यूलिन ने आंखें ऊपर घुमा लीं और दिल से कराह निकली। कजिन, देख लिया ना, तू उसकी चिंता कर रही है और उसका बाप पहले से ही अपने लिए रास्ता निकाल चुका है। तेरी ये नेक नियत बस तुझे ही नुकसान पहुंचा रही है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शांगुआन छिंगेन का माथा सिकुड़ गया और वो थरथराती आवाज में बोली, मतलब तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला? हम तो हर बात में झूठ बोलते आ रहे थे। झुओ फान ने शांत लहजे में कहा, अब मैं निकल रहा हूं, क्योंकि इस हंगामे के बाद बैली जिंगवेई और बाकी लोग आने ही वाले हैं। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो निकल लो, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शांगुआन छिंगेन जिद पर अड़ी रही, उसकी ठंडी पीठ को घूरते हुए बोली, तुम मुझे भागने के लिए कह रहे हो? तो पहले सच्चाई बताओ। तुम बताओ या मत बताओ, अगर मैं यहीं रुक गई तो सब कुछ जान जाऊंगी, वो बातें भी जो तुम दोनों ने मुझसे छिपाई हैं। झुओ फान कुछ पल को रुका, फिर सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर मैं भी कहीं नहीं जा रही। अब देखते हैं तुमने कितना कुछ मुझसे छिपाया है। अपनी मौत खुद बुला रही हो। झुओ फान ने लंबी सांस ली। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था यंग सांजी के लिए, जो तुमने किया उसके बदले में। लेकिन अगर तुम्हें खुद ही मरना है तो ये तुम्हारी मर्जी है। झुओ फान ने सब कुछ भुलाकर फिर से गेस्चर्स बनाने शुरू किए। उसके हाथ जब हवा में चलते तो लगता जैसे अंधेरे में जुगनू नाच रहे हों और शांगुआन छिंगेन की सांसें थम जाती। उसके हाथों की चाल देखकर कोई भी कह देता कि ये आदमी एरे का माहिर है। वो जो सोचती थी कि झुओ फान सिर्फ एक जबरदस्त अल्केमिस्ट है, अब समझ गई कि एरेस भी उसकी कला का हिस्सा हैं। ये आदमी है कौन आखिर? शांगुआन छिंगेन का मुंह खुला रह गया, जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। झुओ फान की आंखें अब भी ठंडी थीं, उसकी उंगलियां लगातार चल रही थीं और ध्यान सिर्फ फॉल्स पर टिका हुआ था। उठो ए चांद, आकाश में लहरों को बुलाओ अपनी ऊंचाई तक। वो मिस्ट बनकर मून पैलेस में घुसें और मेरी नेचर वहीं जम जाए। झुओ फान ने एक उंगली सीधी की। जेट फॉल्स कांपने लगा, तेजी से बहता पानी हर ओर फुहारों की तरह बिखरने लगा। ऊपर आसमान में चांद जैसे खींचा चला आया हो, अपनी ठंडी रोशनी फॉल्स पर बिखेरने लगा। वो चांदनी इतनी तेज थी कि आंखें चुभने लगीं और हवा में ऐसी सर्दी घुल गई कि फॉल्स के पास खड़े सभी लोगों की रूह कांप गई। फॉल्स अब और ज्यादा हिल रहा था, जैसे कोई भारी लहर उठने वाली हो। शांगुआन छिंगेन के होश उड़ गए थे, वो बस देखती रह गई। ये कैसा एरे है, और मिस्टर गू ने इसे लगाया क्यों? उसने झुओ फान की ओर देखा, जो अब भी शांत चेहरे से बस फॉल्स की ओर देख रहा था, और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई थी। फिर वो चांदनी और ज्यादा तेज हुई और अचानक गायब हो गई। और उसके बाद जो दृश्य सामने आया, शांगुआन छिंगेन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो विशाल और खूबसूरत फॉल्स अब बर्फ के चमचमाते स्कल्पचर में बदल चुका था, जो मीलों तक फैला था। उस दृश्य ने उस लड़की के दिल को छू लिया। प्लक! झुओ फान ने अपनी उंगली से उस पर चोट की और पूरी बर्फ टूटकर बिखर गई। अब वो जमी हुई फॉल्स भी नहीं रही और जेट फॉल्स पूरी तरह से मिट गया। वर्ल्ड विंड टनल अब सील हो चुका था, जिससे अंदर का ड्राइंग एरे सुरक्षित रहे। उसका काम यहाँ पूरा हो चुका था। तुमने ये क्या कर दिया? इतनी खूबसूरत चीज को ऐसे तोड़ कैसे सकते हो? शांगुआन छिंगेन ने दुखी होकर पूछा। झुओ फान ने सिर हिलाया। क्या बेवकूफ लड़की है? इतनी हलचल के बाद वो लोग अब आने ही वाले हैं, और तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं, बस उस नज़ारे की लगी है। तुम्हारी समझ तो बिल्कुल पत्थर जैसी है। झुओ फान ने बैटल ग्राउंड से आती हल्की सी खामोशी को सुना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं नहीं चाह सकती कि मरने से पहले कम से कम ऐसा दृश्य मेरी आंखों में बसा हो? हम्फ! शांगुआन छिंगेन ने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन फिर हल्के से सांस छोड़ दी। वो भले ही हकीकत देखने वाली नहीं थी, लेकिन इस वक्त अपनी नेचर के खिलाफ जाकर भी वो इस आदमी की सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए वो अब जिद्दी हो चली थी। शांगुआन छिंगेन ने उसकी तरफ देखा और एक कड़वी सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वो शांगुआन छिंगेन जो मर्दों से नफरत करती थी, अब वही लड़की ऐसी मूर्खता कर बैठी थी। अब जब बैटल ग्राउंड से लड़ाई की आवाज़ें थम गईं, तब वहां से लोगों के कदमों की आहट आने लगी। अगर 2 मिनट पीछे जाएं तो शांगुआन क्लैन और इंपीरियल गार्ड्स के बीच खून खराबे की लड़ाई चल रही थी। खून नदियों की तरह बह रहा था, लाशें एक के ऊपर एक गिरती जा रही थीं। लेकिन फिर भी वो मंजर बैली जिंगवेई की चिंता को कम नहीं कर पा रहा था। जहां तक वेनरेबल्स की बात है, उनमें से एक घायल था और अब डैनकिंग शेन के सामने उनकी हालत डगमगाने लगी थी। उधर बैली जिंगवेई की बाउंड हेवन एरे ने भी उनका रास्ता रोक रखा था, जिससे शांगुआन क्लैन की हार अब तय हो चुकी थी। न शांगुआन फेजियोंग बचेगा और ना ही उसके वेनरेबल्स। ईस्टर्न लैंड की ताकत अब गिरने वाली थी, जैसे कोई मकान खुद से ही ढह जाए। इससे चारों लैंड की एकता में दरार पड़ना तय था और सेंट्रल एरिया को अब सबसे बड़ा मौका मिलने वाला था युद्ध शुरू करने का। दिखने में तो यही लग रहा था कि बैली जिंगवेई की जीत अब निश्चित है और वो अपने जीते जी सारे लैंड्स को एक कर देने का सपना भी पूरा कर लेगा। इस रात की लड़ाई ने सभी लैंड्स की एकता को गहराई से हिला दिया था।
बेली जिंगवेई इसे बहुत गंभीरता से देख रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। गड़बड़ कहाँ है? मैंने क्या चीज़ मिस कर दी है? बेली जिंगवेई गहरी सोच में डूब गया। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।